नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर आज की दुनिया एक ऐसे अदृश्य युद्ध में फंसी हो जिसका कंट्रोल टेक्नोलॉजी के हाथों में हो। कर्मा नायक की किताब द फाइनल फ्रंटियर ठीक इसी आइडिया पर बनी है। तो चलिए इसके काफी दिलचस्प तर्कों को जरा और करीब से समझते हैं। किताब की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज का पेशवा घोड़े पर नहीं, सर्वर पर सवारी करता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आज के जमाने में असली ताकत डेटा और डिजिटल सिस्टम से आती है, न कि घोड़ों और तलवारों वाली पारंपरिक ताकत से। तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो किसी तोप बंदूक वाले युद्ध के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसे अदृश्य संघर्ष की बात करती है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारी चेतना और हमारी पहचान पर कंट्रोल के लिए। ये लड़ाई इस बात की है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और खुद को क्या समझते हैं। लेखक के मुताबिक ये लड़ाई है किसके बीच? ये किताब दुनिया को दो गुटों में देखती है। एक तरफ है एक ग्लोबल सिंडिकेट, जिसे लेखक एक दमनकारी ताकत के रूप में दिखाते हैं, और दूसरी तरफ है रक्षक समाज, जिसे वो भारत के एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से जोड़कर देखते हैं। तो असल में प्रॉब्लम क्या है? किताब कहती है कि हम सब एक तरह की डिजिटल जेल में रह रहे हैं, और इस जेल को चला कौन रहा है? वही ग्लोबल सिंडिकेट। तो जरा समझते हैं कि ये सिंडिकेट आखिर है क्या। देखिए, लेखक के हिसाब से ये सिंडिकेट कोई एक कंपनी या देश नहीं है। ये एक तरह का जाल है। इसमें कौन कौन है? किताब के मुताबिक इसमें है दुनिया के 13 सबसे ताकतवर परिवार, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप्स और वो राजनेता जिन्हें किताब लोकल मैनेजर कहती है। ये सब मिलकर एक कॉरपोरेट धार्मिक सिस्टम के तहत काम करते हैं। अच्छा, तो इस सिंडिकेट का सबसे बड़ा हथियार क्या है? कोई मिसाइल? कोई बम? नहीं। किताब के मुताबिक उनका सबसे खतरनाक हथियार है एक सॉफ्टवेयर, और इसका नाम है राम सॉफ्टवेयर। अब सवाल ये है कि ये आखिर है क्या भला? तो ये राम सॉफ्टवेयर असल में एक तरह की दिमागी गुलामी का सिस्टम है। किताब का तर्क ये है कि डिजिटल मीडिया, कुछ परंपराएं और धार्मिक बातें, इन सब का इस्तेमाल करके लोगों को उनकी असली ताकत और पहचान से दूर कर दिया जाता है। लेखक इसकी तुलना पुरानी जाति व्यवस्था से करते हैं। और देखिए, किताब इस बड़ी सी थियरी को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ती है। वो कहती है किसी के भी फोन पर बजने वाली हर एक नोटिफिकेशन एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा है जिसका एक ही मकसद है, लोगों को उनकी जमीन, उनकी भाषा और उनकी अपनी हाथी मेधा से काट देना। मतलब जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमें हमारी जड़ों से दूर करने का एक जरिया बन सकती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, ये डिजिटल जेल। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? किताब कहती है कि इसका जवाब भी हमारे अंदर ही छिपा है, एक ऐसी ताकत में जो हमें विरासत में मिली है। और इस जवाबी ताकत का नाम है हाथी मेधा, मतलब हाथी जैसी बुद्धि। लेखक के मुताबिक ये रक्षक समाज की वो सामूहिक समझ है, वो ज्ञान है जो पीढ़ियों से उनके साथ है। अब इसे हाथी से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि कहते हैं ना, हाथी कभी कुछ भूलता नहीं, और जब उसे कोई छेड़ता है तो उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तो किताब के हिसाब से ये हाथी मेधा भी ठीक वैसी ही है। ये रक्षक समाज की याददाश्त है, उनकी सहन शक्ति है, और जब वक्त आता है तो एक साथ मिलकर लड़ने की जबरदस्त काबिलियत है। अब इस हाथी मेधा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किताब एक बहुत ही खास ऐतिहासिक घटना का जिक्र करती है। वो है 1818 की भीमा कोरेगांव की लड़ाई। 500! बस ये एक नंबर इस किताब की पूरी दलील के सेंटर में है। ये उन योद्धाओं की संख्या है जो कोरेगांव की लड़ाई में शामिल थे। साल था 1818। भीमा कोरेगांव की लड़ाई। एक तरफ थे सिर्फ 500 महार योद्धा और दूसरी तरफ 28,000 सैनिकों की एक विशाल पेशवा सेना। सोचिए जरा, किताब इस जंग को सिर्फ एक लड़ाई नहीं मानती, वो इसे अभेद्य संकल्प की जीत के तौर पर देखती है, जहां हौसले ने गिनती को हरा दिया। तो कोरेगांव की ये लड़ाई किताब के मुताबिक सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी। ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग माइंडसेट की टक्कर थी। एक तरफ थी पेशवा की मानसिकता, जिसे किताब जाति की श्रेष्ठता पर टिकी हुई बताती है, और दूसरी तरफ था रक्षकों का स्वाभिमान, जो आत्मसम्मान और अपनी मिट्टी से जुड़ा था। तो सवाल ये है कि इस हाथी मेधा को जगाकर आखिर हासिल क्या करना है? इसके लिए किताब एक पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब एक एक्शन प्लान सामने रखती है।
और इस पूरे प्लान का जो आखिरी मकसद है उसे किताब कहती है अबुआ राज, मतलब हमारा राज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि असली पावर दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं, बल्कि हर एक गांव की अपनी ग्राम सभा के हाथ में हो। हर गांव अपने आप में एक आज़ाद देश की तरह काम करे। तो अबुआ राज तक पहुंचने का रास्ता क्या है? किताब 4 कदम बताती है। स्टेप 1, डिजिटल आज़ादी, यानी सिंडिकेट के प्लेटफॉर्म्स को छोड़ना। स्टेप 2, आर्थिक असहयोग, मतलब उनकी इकोनॉमी का हिस्सा न बनना। स्टेप 3, हेल्थ पर अपना कंट्रोल, यानी विदेशी दवाओं की जगह अपनी रक्षक औषधि। और आखिर में स्टेप 4, पैसा जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके शासन की बागडोर अपने हाथ में लेना, मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना। इकोनॉमी की बात करें तो किताब का नजरिया बहुत अलग है। वो आज की नौकरियों को पकौड़े इकोनॉमिक्स कहती है, एक ऐसा जाल जो लोगों को कर्ज में फंसाता है। और इसके जवाब में वो क्या रखती है? एक ऐसी लोकल इकोनॉमी जहां इच्छाएं कम से कम हो और आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर किताब का जो फाइनल विजन है वो काफी क्रांतिकारी है। वो चाहती है कि पावर पूरी तरह से बट जाए, मतलब हर एक गांव एक छोटा सा देश, एक माइक्रो रिपब्लिक बन जाए, और ये सारे छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ा महासंघ बनाए। यहाँ पावर ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर जाएगी। इस पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो किताब का ये कोटेशन सब कुछ कह देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है, हमारे गांव की मिट्टी पर फैसले सिर्फ ग्राम सभा के बच्चे ही लेंगे। ये लोकल पावर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आखिर में ये किताब एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। असली अथॉरिटी, असली पावर आखिर होनी कहाँ चाहिए? देश की राजधानी में, या फिर हर एक गांव के अपने लोगों के पास? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें पावर, गवर्नेंस और हमारी अपनी पहचान के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।